Hello, good evening to all of you and welcomes on my YouTube channel Biology Foundation by गुंजन शर्मा। आज जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रही है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, उसमें हमने पहले से ही 12th, 11th और 10th क्लास को रन किया हुआ है। आज बच्चों की जो डिमांड है उसी के बेस पे 9th क्लास का सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि आपको पता है 9th क्लास में जो बायोलॉजी है वो 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है सेल जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं एनसीईआरटी के अदर जो कि मतलब आपके रिफ्रेशर गाइड्स वगैरह जो भी कोई आपको नोट्स बनाने हैं उसी पैटर्न के अंदर इस चैप्टर के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाए जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पर यूज़ करने की कोशिश की है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ नोन एज द सेल। सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इन वीडियोस का लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है उसमें बेसिकली हमें ये बात करनी है कि जो हमारी सेल्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, सेल्स के ऑर्गेनल्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तो बात करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अगर हम जीवन के आधार की बात करें, लाइफ के फंडामेंटल की बात करें कि लाइफ बनी किससे है, तो लाइफ बनी है सेल से। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में एक सिंपल माइक्रोस्कोप लिया। वो माइक्रोस्कोप उन्हीं के द्वारा बनाया गया था और उसी माइक्रोस्कोप में उन्होंने एक जो बार्क थी उसकी एक स्लाइस ली, यानी एक छाल की एक स्लाइस ली, और जैसे कि आपको इस माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है उस स्लाइस को इन्होंने इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने क्या देखा कि जो स्लाइस थी उसका जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोप में उनको हनी कॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिखा और इसके अंदर उनको छोटे छोटे रूम्स दिखे, लिटिल रूम्स दिखे, जिनको लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने कहा सेला, CELLA। सेला का मतलब स्मॉल रूम या लिटिल रूम। और ये जो रूम्स थे वो अंदर से एम्प्टी थे यानी खाली थे, इनके अंदर कुछ भी नहीं था। तो इसी सेला नाम से उन्होंने डेरिवेटिव कर लिया सेल्स को। और सबसे पहले सेल का नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल्स थी उनकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट उसके बाद 1674 में ल्यूवेन हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने द्वारा डेवलप किए हुए माइक्रोस्कोप में फ्री जो एनवायरनमेंट था उसके अंदर लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम पर देखा। और वो जो देखा उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर सेल्स देखी थी। तो लिविंग सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है जैसा मैंने पिक्चर में शो किया हुआ है। ये न्यूक्लियस के बाद में ये राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, इस तरीके से सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो उसमें अरेंज रहते हैं एक लिविंग सेल के अंदर। जैसे ही सेल की डिस्कवरी हुई उसके बाद में जो थर्ड साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1831 में जो सेल का सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है जो पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कमांड करता है जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, उसकी डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो थे पुरकिंजे। और पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म वर्ड दिया। आपको पता है व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसी के नाम से क्वेश्चन आता है कि विच कंपाउंड, विच स्ट्रक्चर, विच ऑर्गेनल नोन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। तो आंसर जाएगा प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म की टर्म देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे पुरकिंजे। नेक्स्ट श्लाइडेन 1838 और श्वान 1839। एक इनमें जूलॉजिस्ट थे और एक इनमें बॉटनिस्ट थे। उन दोनों ने ही मिलकर सेल थ्योरी का प्रपोज किया। सेल थ्योरी क्या थी ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सेल थ्योरी के अंदर ही कुछ बातों का जो बदलाव किया, मॉडिफिकेशन जो किया वो मॉडिफिकेशन किया था विर्चो ने, और ये मॉडिफिकेशन किया था 1857
1955 में, और मॉडिफिकेशन करके इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे कि सेल थ्योरी प्रपोज किसने की थी, तो श्लाइडन और श्वान ने प्रपोज की थी। फिर सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन किसने किए थे, विर्चो ने, इनका फुल फॉर्म था रुडोल्फ विर्चो, और उन्होंने ये मॉडिफिकेशन किए थे 1855 में। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब जो सबसे एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप होता है जिसको कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसको 1940 में डिस्कवर किया गया था, और ये डिस्कवर किया गया था नॉल और रस्का के द्वारा। नॉल एंड रस्का, NOLL नॉल एंड RUSKA रस्का। नॉल और रस्का दो वैज्ञानिक थे, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 1940 के अंदर डिस्कवर किया था। तो जो ये लिविंग सेल्स थी, ये जो ऑर्गेनल्स थे, ये सारे ऑर्गेनल और सेल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल हुई, और उसके बाद में जब हमने उसको विजिबल कर लिया तो हमने इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की, सेल ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अ सेल इज कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कोई भी सेल अपने आप का जीवन यापन कर सकती है, मतलब सेल्फ एग्जिस्टेंस कर सकती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती है, एंड कैरी आउट ऑल फंक्शंस विच आर नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग। ऐसा क्यों कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने सारे फंक्शंस को अपने आप सेल्फ लेवल के ऊपर फुलफिल कर सकती है। अ सेल कैरीज न्यूट्रिशन, एक सेल न्यूट्रिशन का प्रोसेस कर सकती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकती है, एक्सक्रीशन कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है, और फाइनली वो रिप्रोडक्शन भी कर सकती है। यानी जो भी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो प्रोसेसेस हैं, वो सारी प्रोसेसेस करने की जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है, वो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेल थ्योरी की बात करते हैं। अभी भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि सेल थ्योरी प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट थे, नंबर 1 श्लाइडन, नंबर 2 श्वान। इन दोनों ने 2 पॉइंट दिए थे, और वो पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, भले ही वो प्लांट्स हों, भले ही वो एनिमल्स हों, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसी ना किसी सेल से मिलकर बने हुए होंगे। सेकेंड उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया कि सेल्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और जीवन को बनाने का जो फंडामेंटल है, बेसिक पॉइंट है, वो क्या है, सेल है। जैसे किसी मकान को बनाने में ब्रिक्स यानी ईंटें काम में आती हैं, वैसे ही बॉडी को, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, लिविंग की बॉडी को बनाने के लिए जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सेल। लेकिन मैंने आपको बताया कि विर्चो ने उनकी थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन किया था। तो विर्चो ने 1855 में कहा ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। विर्चो ने बताया कि जितनी भी नई सेल्स बनेंगी वो बनेंगी कैसे, पुरानी वाली सेल्स के माध्यम से बनेंगी, और पुरानी वाली सेल्स में डिवीजन होने के माध्यम से नई सेल्स का डेवलपमेंट होता जाएगा। तो इस तरीके से एडवांस मॉडर्न सेल थ्योरी है जिसके 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज ऑफ सेल्स, नंबर 2 सेल्स इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, थर्ड ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल। नंबर ऑफ द सेल्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर द 2 काइंड्स। कितने काइंड्स होंगी इसकी, 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द सेल। तो पहला कौन सा होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, यूनि यानी सिंगल, सेलुलर यानी सेल। द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यहीं से आपको बात याद रखनी है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, एंड होल ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट बाय द सिंगल सेल आर नेम्ड एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे नोट किए हैं, ये कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। आपके 9th क्लास में भी यहाँ से क्वेश्चन पुट होंगे कि राइट द मेन एग्जांपल्स ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट है पैरामीशियम, सेकंड है अमीबा, थर्ड है बैक्टीरिया, फोर्थ है यीस्ट। ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे एग्जांपल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ही हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, आप आसानी से इनको राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। द ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल्स, जो कलेक्शन ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, मिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बनते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड दैट एज्यूम फंक्शन इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, इनके जो फंक्शंस हैं, ये जो सारी सेल्स हैं, ये मिलियंस के नंबर में जो सेल्स हैं, ये जो फंक्शन करती हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में करती हैं, कि मतलब सारी की सारी सेल्स मिलकर एक कोई काम परफॉर्म करेंगी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण बहुत सारी सेल्स के थ्रू हुआ है, लेकिन वो सारी सेल्स मिलकर फाइनली एक ही काम करते हैं, वो काम होता है डाइजेशन का। विद डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क इन द बॉडी, यानी सारी की सारी सेल्स मिलकर हमारी बॉडी में एक ही पर्टिकुलर टास्क यानी कि कार्य को कंप्लीट करेंगी। ये कुछ एग्जांपल्स है मल्टी सेलुलर के, जैसे कि इंसेक्ट है, ह्यूमन बॉडी है, प्लांट बॉडी है। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट उसके बाद में अपन चलते हैं कि
शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, सेल्स की शेप और साइज कैसे वेरी करती है? तो सेल्स वेरी यानी डिफरेंट होती हैं शेप और साइज के आधार पर। दे में बी ओवल अंडाकार हो सकती हैं, स्फेरिकल गोलाकार हो सकती हैं, रेक्टेंगुलर आयताकार हो सकती हैं, स्पिंडल शेप की हो सकती हैं। जैसे ओवल तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से, स्फेरिकल कैसा हो जाएगा, बिल्कुल राउंड, और रेक्टेंगुलर कैसा हो जाएगा, आयताकार, और उसके बाद में स्पिंडल शेप कुछ इस तरीके का, चले ताराकार आकृति का। तो सेल्स कैसी भी शेप की हो सकती हैं और टोटली इर्रेगुलर भी हो सकती हैं। देखिए नर्व सेल्स में होती है, नर्व सेल्स कुछ इस तरीके की होती हैं, तो ये नर्व सेल्स की तरीके की भी हो सकती हैं जो इरेगुलर होती हैं। द साइज ऑफ सेल्स आर आल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये जो साइज है सेल्स की, ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पर डिफरेंट होगी। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज लाइक आरबीसी। कुछ सेल्स तो इतनी छोटी शेप की होती हैं कि वो माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखती हैं, जैसे कि आरबीसी हैं। और वाइल सम सेल्स आर फेयरली लार्ज लाइक नर्व सेल, और कुछ सेल्स इतनी लंबी होती हैं कि वो आसानी से दिख जाती हैं, जैसे कि नर्व सेल है 1 मीटर लॉन्ग होती है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं। डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे, ये आपके आरबीसी जो माइक्रोस्कोपिक है, डब्ल्यूबीसी फिर वापस से माइक्रोस्कोपिक है, और ये आपके नर्व सेल जो इरेगुलर शेप की हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो सेल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनाइजेशंस के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे सेल्स जो हैं वो 2 टाइप में डिवाइड की गई, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक के ऊपर आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच द ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। अब क्वेश्चन ये होता है कि ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो न्यूक्लियस कहलाएगा ट्रू, और अगर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है तो वो न्यूक्लियस कहलाएगा प्रिमिटिव या ओल्ड। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू टाइप का नहीं होता, वो ओल्ड टाइप का होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब कैरियन। कैरियन मीन न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव यानी पुराना प्रकार का होता है। दे आर प्रिमिटिव यानी पुराना एंड इनकम्प्लीट सेल्स। उनकी सेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं होती हैं, इसलिए सेल्स कैसी होती हैं, इनकम्प्लीट। प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। हमेशा ये कैसे होंगे, सिंगल सेल वाले होंगे, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब ओल्ड और बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया। नेक्स्ट बैक्टीरिया हैं जो मॉडर्न बैक्टीरिया हैं वो भी इसी में आएंगे। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, और इनका दूसरा जो साइंटिफिक नेम है वो है साइनोबैक्टीरिया। ये सारे के सारे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में कवर किए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम है, ये आपको कैप्सूल जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया का डायग्राम दिखा रखा है। बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल के जस्ट नीचे होती है सेल वॉल, फिर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर आपको ब्लू कलर में साइटोप्लाज्म है, फिर राइबोसोम और प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि इसके न्यूक्लियोइड में तो क्रोमोसोम मटेरियल है ही, न्यूक्लियोइड के अलावा भी क्रोमोसोम मटेरियल भरा हुआ रहता है, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये पिली आपको दिख रहे हैं जो इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और ये बैक्टीरिया की फ्लैजेला दिख रही है जिसके माध्यम से बैक्टीरिया मूव करेगा, और ये न्यूक्लियोइड दिख रहा है जिसके ऊपर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ये जो न्यूक्लियस का पोर्शन है, जो इसका क्रोमोसोम मटेरियल है, वो यूं का यूं ही साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, इसीलिए हमने इस सेल को नाम दिया है प्रोकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब वो न्यूक्लियस जिसके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। दे आर एडवांस। अब चूंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है तो वो प्रिमिटिव तो रहा नहीं, तो प्रिमिटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, एडवांस, यानी ये कैसी होती हैं, एडवांस होती हैं। एंड कंप्लीट सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म बच गए वो सब किस में जाएंगे, वो सब यूकैरियोटिक सेल्स में कैटेगराइज हो जाएंगे। डायग्राम की बात करें तो ये न्यूक्लियस शो हो रहा है आपको, राइबोसोम शो हो रहे हैं, गोल्गी अपरेटस शो हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, और ये साइटोस्केलेटन जो हमारी बॉडी की सेल्स में पाया जाता है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। पैरोक्सिसोम दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, फ्लैजिलम, ये सब ऑर्गेनल आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या होते हैं, नॉट इन मोस्ट प्लांट सेल्स। ये सारी चीजें प्लांट सेल्स में नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि फ्लैजिलम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम कुछ प्लांट सेल्स में होता है, कुछ में नहीं होता, सेंट्रियोल
मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स में नहीं होता है, पैरोक्सिसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ये आपको RER शो कर रखी है और ये SER शो कर रखी है और ये न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाया है, देख लीजिएगा आप और इसको बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस जो है वो कुछ इस तरीके से है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो स्मॉल सेल होती हैं, जबकि यूकैरियोट्स होती हैं लार्ज सेल। प्रोकैरियोट्स का डायमीटर इज ग्रेटर देन 5 mm और उधर से इसका जो लार्जर सेल्स का रहेगा वो लेसर देन 10 mm। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमेशा कैसी होंगी, यूनिसेलुलर, और ये हमेशा कैसी होंगी, मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होगा ही नहीं, अगर होगा तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। इसमें यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होंगे। प्रोकैरियोट का DNA कैसा होगा, सर्कुलर, कुछ इस तरीके का, और इसमें जो प्रोटीन्स होंगे वो एब्सेंट होंगे, यानी कि इसका जो सर्कुलर मटेरियल है DNA का, वो DNA सर्कुलर होने के साथ साथ में इसमें प्रोटीन भी एब्सेंट रहेंगे। जबकि इधर की बात की जाए यूकैरियोटिक सेल्स की, तो DNA कैसा होगा, लीनियर होगा, और लीनियर होने के साथ साथ में इसके साथ में कुछ प्रोटीन्स भी एसोसिएटेड रहेंगे। राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, यानी स्मॉल होते हैं। 70S के दो आपको टुकड़े याद रखने हैं, वो होते हैं 50 और 30। 70S की दो सब यूनिट्स होती हैं, 50S और 30S। जबकि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें राइबोसोम लार्ज होते हैं और उनकी जो यूनिट होती है वो होती है 80S। 80S के जो फ्रैक्शंस आप करेंगे, टुकड़े करेंगे, वो कैसे करेंगे, 60S और 40S। तो ये आपको याद रखना है कि जो 70S है उसके दो टुकड़े हो जाएंगे 50 और 30, और जो 80 है उसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे 60 एंड 40। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसमें कोई साइटोस्केलेटन नहीं होता, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाई जाती हैं, फिलामेंट्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। अगर हम सेल डिवीज़न की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीज़न बाइनरी फिजन से होगा, जो बाइनरी फिजन का मतलब है एक सेल से इजीली दो सेल्स बन जाएंगी। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें जो डिवीज़न होगा वो माइटोसिस या मियोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल बनना, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, और मियोसिस का मतलब होता है एक पेरेंट से चार डॉटर सेल बनना, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो रिप्रोडक्शन हमेशा एसेक्सुअल होगा, और अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो जो रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें तो सेल इज जनरली कंपोज ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट। किसी भी सेल के अंदर ये 3 चीज़ें पाई जानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अंदर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। सेकंड उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए। थर्ड उसके अंदर साइटोप्लाज्म होना चाहिए। अब हम फर्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन या फिर उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बहुत ही थिन, बहुत पतली होती है, डेलिकेट यानी मुलायम होती है, इलास्टिक, जितना इसको खींचेंगे उतनी खिंच जाएगी और वापस से अपने बेसिक शेप को ये एक्वायर कर लेगी, तो वो कंडीशन कहलाती है इलास्टिक। तो इसमें इलास्टिसिटी होती है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 परमिएबल, नंबर 2 इम्परमिएबल, नंबर 3 सेलेक्टिव परमिएबल। क्या डिफरेंस है इनमें? जैसे कि मान लीजिए आपको पता है सॉल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर कोई मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को भी एक्सचेंज होने दे और सॉल्यूट को भी एक्सचेंज होने दे तो वो कहलाएगी परमिएबल। अगर वो मेम्ब्रेन ना तो सॉल्यूट को एक्सचेंज होने दे ना सॉल्वेंट को, तो वो कहलाएगी इम्परमिएबल। और कोई मेम्ब्रेन अगर सॉल्वेंट को तो एक्सचेंज होने दे बट सॉल्यूट को ना होने दे तो वो क्या कहलाएगी, सेलेक्टिव परमिएबल। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो नेचर वाइज कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव जितने भी एग्जाम्स के पेपर्स लगते हैं उनमें ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, तो वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये आपको जो राउंड फिगर दिख रहे हैं ऊपर नीचे, ये लिपिड्स हैं, यानी हमारी जो सेल है उसके अंदर लिपिड्स की 2 लेयर पाई जाती हैं। 2 लेयर्स को साइंस में कहते हैं बाइलेयर, यानी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बाइलेयर की बनी हुई होती है। इसके अंदर जो दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटीन्स हैं। कुछ प्रोटीन्स बाहर निकले हुए रहते हैं और कुछ बीच में धसे हुए रहते हैं। तो यानी ऊपर नीचे लिपिड है और बीच में प्रोटीन्स है। तो ये लिपिड लिपिड इंटरेक्शन हो रही है। यहाँ पे वेसिकल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे कॉर्टिकल एक्टिन एसोसिएट प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं। ये फिर लिपिड लिपिड जो लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन है, लिपिड मॉडिफाइड एंजाइम्स हैं। इस तरीके से ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आपके सामने है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द कवरिंग ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कवर करती है, सेल को। दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरमेंटल। अब देखिए एक्सटर्नल एनवायरमेंट से कैसे अलग करेगी। सपोज दैट ये एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, ये इसके अंदर सेल है और ये सेल की क्या है, पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ मॉलिक्यूल्स इसके सेल में हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स
इसके खुद के अंदर है। तो आप ध्यान दीजिए कि इन मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बैरियर बनाने का काम कर रही है वो बैरियर कौन है, पीएम है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेपरेट कर देती है कंटेंट्स को, किसके कंटेंट्स को, सेल के कंटेंट्स को किससे अलग कर देती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंटेंट से अलग कर देती है। सेकंड है इट इज लिविंग लेयर, ये एक लिविंग पार्ट है। लिविंग का मतलब जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा उनको आपको लिविंग कहना है। तो ये लिविंग है यानी इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। एंड इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस किस में पाई जाती है, प्लांट्स में होगी, एनिमल्स में होगी, साथ ही साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होगी। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। हिट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन बताइए, तो इट इज कंपोज्ड बाय द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड बाय द कार्ल नागेली, जो कार्ल नागेली है, कार्ल नागेली ने इनको 1855 में डिस्कवर किया था। तो याद रखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो डिस्कवरी की वो कार्ल नागेली ने की 1855 में। नेक्स्ट उसके बाद में फंक्शंस की बात करते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि ये सेलेक्ट करके परमिएट करती है। मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही एक्सचेंज होने देगी, सॉल्यूट को एक्सचेंज नहीं होने देगी, इसीलिए सेलेक्टिव परमिएबल है। तो ये अलाउ करेगी कि किस सब्सटेंस को फ्लो करना है और किस सब्सटेंस को फ्लो नहीं करना। ये इसका बेसिक करैक्टर होता है कि ये क्या करती है, अलाउ करती है, परमिशन देती है, तभी कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ सकता है या सेल से बाहर जा सकता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।